हेलो, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2019 में पूछे गए सारे कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 400%। और ये मैंने जो ऐड किया हुआ है वो पावर पॉइंट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर मैक्सिमम जूम करके देख लो तो यहाँ पर 400% तक ही जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज। ये कौन सा कंप्यूटर है? इसका ऑप्शन सी है। अब हमें इसे देखना है कि यूनिवेक क्या है। यह है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, जो उसका नेम हुआ। उसके बाद यूएस का कंप्यूटर है ये। और उसके बाद ये डिज़ाइन किसने किया था? वेस्पर, एकर्ट एंड जॉन नाइ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज प्रोसेस डाटा। प्रोसेस डाटा क्या है? अब इसमें से क्या है? सोर्स हो सकता है। सोर्स तो डाटा का इनिशियल है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसका इंफॉर्मेशन इसका हो सकता है। यूजफुल डाटा भी हो सकता है कि क्या है। रॉ डाटा तो इनिशियल है, तो ये भी होती है। तो हमारा यहाँ पर हो गया ये इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग की इज ए नेविगेशन की। नेविगेशन की कौन कौन से होते हैं? अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नेविगेशन की कौन कौन से हैं, पर यहाँ पर कौन सा हो सकते हैं? यहाँ पर है ये पेजअप। अब मेन बात यह है कि ये तो ठीक है, पर हमें बाकी और नेविगेशन की भी पता होनी चाहिए। जैसे एरो कीज़ हैं, पेजअप की है, पेज डाउन है, होम है, एंड कीज़ है। अब जो यहाँ पर ये जो डायग्राम ली गई है, ये लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिशियल हैंडल से। तो यहाँ पर इन्होंने सारे नेविगेशन की को मार्क डाउन किए हुए हैं। ये आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हो कि यहीं पर सारे नेविगेशन की दिखते हैं। उसके बाद अगला है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ क्या है? टू स्टोर डाटा, टू इनपुट डाटा। इनपुट डाटा में जैसे माउस आ गया, कीपैड आ गया, कीबोर्ड आ गया, ये सब हो गए। नहीं, ये भी नहीं है। टू व्यू और प्रिंट डाटा, जैसे इसमें प्रिंटर आ गया, आपका स्क्रीन आ गया जिस पे आप देख पा रहे हैं, या मोबाइल आ गया जिस पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो व्यू और प्रिंट डाटा हो गया। और उसके बाद आ गया द फास्टेस्ट डाटा एक्सेस इज प्रोवाइडेड यूजिंग। किससे होता है? तो ये आपको याद करने वाला है, तो रजिस्टर से ही है। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेयर ऑफ टीसीपी आई और आईपी प्रोटोकॉल। तो आप ये वैसे याद रहता नहीं है, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साथ में डायग्राम दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस उसकी बात की हुई है। यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है? तो आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लेयर दिख रहा है। एप्लीकेशन लेयर आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर भी दिख रहा है, इंटरनेट लेयर भी दिख रहा है, लिंक और नेटवर्क इंटरफेस भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन लेयर नहीं दिख रहा है, तो प्रेजेंटेशन लेयर होगा। तो यहाँ पर 4 जो लेयर्स हैं वो इस टाइप के हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये करनी है। इसके बाद which of the following shortcut keys to cell A1 in a spreadsheet। तो यहाँ पर सारे नोट डाउन करके रखे हुए हैं कि कौन कौन से कीज़ होते हैं। तो ये कंट्रोल और होम है फर्स्ट। तो बाकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या यूज़ है। होम पोजीशन पे ले आने के एक्सटेंड द सिलेक्शन टू द बिगनिंग ऑफ द रो। जैसे शिफ्ट और होम डाला तो आपने स्टार्टिंग तक, आप जहाँ तक है फर्स्ट रो तक चले गए। उसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द फॉर्मूला पैलेट्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में फॉर्मूला पैलेट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? तो उसका फंक्शन होता है क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी होता है, तो आपके यहाँ पर शो करता है कि किस आप उसमें आप काम कर रहे हैं, किस रो में और किस कॉलम में है, आप एग्जैक्ट कहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉलम नंबर कौन सा है? C। इसका रो कौन सा है? 9। तो यहाँ पर इसमें क्या दिया? C9 दिया। ये है आपका जो है ना, वो है फॉर्मूला।
इसमें बता रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है, जो भी है। जैसे यहाँ पर इन्होंने सबमिशन किया है A9 + B9। इसका मतलब क्या है, कॉलम ए का 9th रो और कॉलम बी का 9th रो दोनों का सबमिशन देता है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 10। वेब पेज आर स्टोर्ड ऑन ए डैश एंड कैन बी व्यूड यूजिंग ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र से आप क्या किसको एक्सेस करते हैं कि जो आपको दिख जाता है कि क्या है वेब पेज पे लोड करने को, हम कहते हैं सर्वर। क्लाइंट तो हुआ जैसे आपने ब्राउज़र यूज़ किया तो वो कुछ क्लाइंट से देखते हैं। डोमेन नेम हो गया, जो किस डोमेन पे है। एड्रेस है, उसका एड्रेस क्या है, जैसे www.google.com या www.youtube.com। डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड में टॉप रो पे कौन सा होते हैं, जो हमने पीछे स्लाइड में देखा था हमने कि अलग नेविगेशन कीज के बारे में बात की थी, तब हमने देखा था। तब वही सेम है। क्या हो सकता है ये हो गया आपका फंक्शन कीज। तो बाकी कीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल कीज़ कहाँ पे हैं, फंक्शन कीज़ कौन से हैं। टाइपिंग के लिए जो होते हैं अल्फा न्यूमेरिक की साइड हो गया, और ये तो इंडिकेटर्स बाकी रहते हैं। न्यूमेरिक की पैड रहता है जो आपके राइट साइड में होता है, जो आजकल एक्सटेंडेड कीबोर्ड होते हैं। उसमें किसी किसी लैपटॉप में नहीं भी होते हैं, पर यहाँ पर होते हैं। और ये नेविगेशन कीज़ हो गए जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो एरोज हो गया, अप डाउन लेफ्ट राइट, पेज अप पेज डाउन। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISR। ISR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब तो मतलब आपको याद करने वाला है, तो ये आप याद करना पड़ेगा। ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये हो गया डी ऑप्शन। आप इसके बाद में आप देख सकते हैं। और इसके बाद IPv4, तो इसमें कितना है, तो ये एग्जैक्ट डाटा बेस है, तो याद करो। तो ये हो गया 32 बिट्स। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कि IPv फॉर्मेट कैसा हो गया, 192.149. ये है। तो अब इसमें 1 बिट है, इसमें 1 बाइट में 8 बिट्स करके हैं। अब इसके बाद टोटल क्या हो गया, 4 बाइट हो गए। 1 बाइट यहाँ पर है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 बाइट हो गए। और उसमें 8 है, तो 4 × 8 32, तो 32 बिट्स हो गए। अब जैसे ये याद हो गया IPv4 का, तो IPv6 का भी आपको याद होना चाहिए, वो है 128 बिट्स। और व्हाट इज़ द एज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। अब वंस कॉम्प्लीमेंट, ये नंबर आपको बाइनरी में दिया हुआ है। बाइनरी इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये बाइनरी में है। अब इसको आपको इन्होंने पूछा है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 0 और 1 है, तो आपको 0 को 1 कर कन्वर्ट कर दो, 1 को 0 कर दो। पर हम पहले से मैच करके देखते हैं कि जैसा फर्स्ट है 0, तो इसके बाद यहाँ पर 1 होगा, ये वाला 1 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर 0 होगा, 1 1 0 0 1। ये कौन से ऑप्शन में है, हमारे सी ऑप्शन में। अब यहाँ पर आ गया है ए बस डेट connects major components in a multiprocessor system such as CPU, IOP, input output और memory is called as। तो ये कौन सा सिस्टम होता है, यहाँ बस की बात किया तो आप कौन सा है यहाँ पर, ये आपका ए सिस्टम बस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस कनेक्शन किससे है। तो यहाँ पर CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, ये कंट्रोलर बस से स्टार्टिंग में कनेक्टेड है। फिर बाद में यहाँ पर एड्रेस बस है, फिर डाटा बस है, और जो ये ओवरऑल है उसे आपने कहा सिस्टम बस। और जो इन MS Excel द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड ऑन विच मेनू बार। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है रिव्यू वाला है, रिव्यू में बाद में यहाँ पर स्पेलिंग दिख रहा है, तो ये आपके इसमें रिव्यू ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द computer programs that are designed by attackers to gain root और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स में क्या हो गया कि आपके वो वहाँ से वो ले लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले सकते हैं, कि मतलब कि आप वो आपके उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली गेन।
तो इसमें क्या हो सकते हैं? तो ये ऑप्शन हो गया रूट किट्स। रूट किट्स ये हो गया, ये आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लेता है। मालवेयर हो गया, ये कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, और ये मालवेयर डिटेक्शन के लिए होता है, एंटीवेयर, तो ये मालवेयर के लिए हो गया, और ये बैकडोर्स हो गया। अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरीज कौन सी होती हैं? वोलेटाइल होती है, एक नॉन वोलेटाइल होती है। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन हैं सारे नॉन वोलेटाइल ही हैं। वोलेटाइल में आपका जैसे रैम होता है तो वोलेटाइल में आ गया, और ये बाकी जो ऑप्शन हैं ये सारे वहाँ पे, जैसे आपने यहाँ रोम हो गया तो उसमें फ्लैश हो गया, और बाकी जितने होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग शटडाउन मेथड्स इज ऑफन कॉल्ड वार्म बूट। वार्म बूट किसे कहते हैं? तो ये हो गया रीस्टार्ट, जो आप रीस्टार्ट करते हैं हम अपने पीसी को, इसी को टू स्टार्ट ए कंप्यूटर लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेनली आपको देखा होगा जब भी कोई विंडोज़ कुछ अपडेट्स होते हैं तो बहुत बार मांगता है कि नहीं आप एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें, ये बोलकर। स्लीप हुआ जब आइडल कंडीशन पे आता है तो बैटरी सेविंग इन सब के लिए लो पावर स्टेट है तो ये, और ये शट डाउन तो आपने जब पूरा कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। और द परफॉर्मेंस ऑफ ए कैशे मेमोरी इज फ्रिक्वेंटली मेजर्ड इन टर्म ऑफ ए क्वांटिटी कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? रजिस्टर नहीं, मैपिंग नहीं, हिट रेशियो। इसका मतलब वो है कि नहीं आप ये कितनी बार कैशे हिट कर रहे हैं, कि मतलब आप जितनी बार रिक्वेस्ट दे रहे हैं वो कितनी बार आपको ऑब्जेक्ट डाटा दे पा रहा है। और जैसे अगर मिस रेशियो क्या होगा, आप कितनी बार भेज रहे हैं उसमें नहीं कर पा रहे जितने परसेंटेज वाइज, तो अब 1 माइनस हिट रेशियो, तो वो आपका हो जाएगा मिस रेशियो। और फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड। तो वर्जन तो किसका, वो एड ऑन तो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, ट्यूटोरियल जैसे किसी का आपको ट्यूटोरियल मिल जाता है, ये नहीं। पैच, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई विंडोज़ या विंडोज़ के अपडेट्स आते हैं तो आपको आते हैं तो इसमें हमेशा पैचेज रहते हैं, सिक्योरिटी के कुछ पैचेज हैं, तो वो फिर ये पैचेज हो गए। विंडोज़ के भी आते हैं उसमें जो अपडेट्स में उसमें पैचेज रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस। वायरस का टाइप कौन सा है? नहीं है। तो आपको ये पता होगा एम कैफे एंटीवायरस आता है, तो ये, तो इसमें बाकी और भी एंटीवायरस आते हैं, जैसे नॉर्टन आता है, एवीजी आता है, बिट डिफेंडर आता है, और भी बाकी एंटीवायरस है, कैस्परस्काई आता है। ये आपको याद होनी चाहिए, तो वही एंटीवायरस। अब व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज ऑफ यू कैन अप्लाई फॉर ए कैरेक्टर इन MS वर्ड 217। तो ये कितना हो सकता है? मैक्सिमम साइज़ कितना है? जैसे आपने फॉन्ट साइज, जैसे यहाँ पर जो फॉन्ट लिखे हुए हैं किसी एक साइज़ में लिखे होंगे ना, कि मतलब 20 है, 18 है कुछ, तो ये मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं? तो इसका आंसर है B 1638। तो यहाँ पर आप जब 1638 से ऊपर का कोई नंबर डालने की कोशिश करेंगे तो आप MS वर्ड आपको बताएगा कि नहीं, आपका जो साइज़ होना चाहिए फॉन्ट साइज़ वो 2 और 1638 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद है हाउ डू द हार्ड डिस्क रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी ये काम करते हैं सब मैग्नेटिशियन पे करते हैं, तो ऑप्शन सी। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स। कौन सा ट्रांसमिशन होता है इसमें? इसके साथ कौन सा होता है? बी सिंप्लेक्स, मतलब वन वे कम्युनिकेशन है। और हम देख सकते हैं कि क्या क्या है, जैसे यहाँ पर ट्रांसमीटर है आपके पास, यहाँ पर रिसीवर है, तो यहाँ पर अगर सिग्नल जा रहा है यहाँ से गया इंफॉर्मेशन और यहाँ रिसीव कर रहा है तो ये सिंप्लेक्स हुआ। जैसे हमारे पास ये टेलीविज़न हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये टेलीविज़न आ गया, तो इन सब में वन वे, मतलब आपने इनपुट दिया और यहाँ पर दिख रहा है, जैसे आपने माउस में इनपुट दिया और वहाँ से कुछ रिसीव नहीं हो रहा।
और ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड दोनों होते हैं तो उसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। जैसे हाफ डुप्लेक्स में क्या वॉकी टॉकी जैसे, पर इसमें क्या होता है कि एक साथ कंटिन्यूस दोनों नहीं चलता। अब जैसे यहाँ पर है, ये एक आदमी ने वॉकी टॉकी बोल रहा है तो वो पहले बोलेगा तो उसको रिसीव होगा, फिर उस समय से दूसरा आदमी से जब बोलेगा तो दूसरा नहीं है तो उसको रिसीव होगा। अब इसके बाद है तीसरा आता है कि फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या हो गया, टेलीफोन आ गया, इसमें दोनों साइड, इसमें ट्रांसमीटर एंड भी होता है, रिसीवर एंड दोनों के पास होता है। Which of the following communication modes support two-way traffic but is only one direction at a time? अब जो टू वे ट्रैफिक जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन का है, बस उन्होंने इस बार कोई और पूछ लिया, पिछले बार हमारा सिंप्लेक्स पूछा था उन्होंने, तो ये था हाफ डुप्लेक्स। तो वही सिमिलर इसमें वॉकी टॉकी का एग्जांपल दिया था हमने कि एक बार में एक आदमी, जैसे यहाँ पर कोई एक वॉकी टॉकी पे बोल रहा है तो फर्स्ट टाइम इधर से जा रहा है तो उस समय दूसरे से कुछ नहीं आ रहा है, तो अब एक वन वे ट्रैफिक है। इसमें हमने पूछा है विच कंप्यूटर एप्लीकेशन स्कैन टेक्स्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू रीडेबल फॉर्म इन कंप्यूटर, तो क्या हो सकता है? स्कैन टेक्स्ट एंड क्या होगा ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे आजकल हम यूज़ करते हैं ना कि आपने गूगल लेंस यूज़ किया होगा, तो गूगल लेंस में रहता है ना कि इनपुट आपने दिया, उसके बाद उसे स्कैन किया, स्कैन डॉक्यूमेंट ये आ गया, फिर उसके बाद आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है, मतलब टेक्स्ट क्या क्या है, उसके बाद आप वर्ड में कर लो, HTML में कर लो, एक्सेल में कर लो या PDF बना लो उस फाइल को। इन BCD कोड मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर सेट इज क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल लैंग्वेज BCD, तो ये ऑप्शन सी है, कैरेक्टर सेट ऑफ 64 सी। अब जैसे यहाँ BCD कोड लिखा हुआ है तो यहाँ पर BCD कोड में जैसे ये लिखा हुआ है कोड 8421, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये नंबर आपने डेसिमल डिजिट 0 लिखना है, तो 0 के लिए क्या है 8 से कुछ बनेगा नहीं, तो सबको 0 से, मतलब अब 8 क्रॉस 0 0 प्लस 4 क्रॉस 0 0 2 क्रॉस 0 0 1 क्रॉस 0 0, तो ये 0 हो गया। 1 का है तो क्या हो गया 8 क्रॉस 0 0 4 क्रॉस 0 0 2 क्रॉस 0 0 और 1 क्रॉस 1 तो 1 बन गया। अब जैसे इसमें बाकी कोई और नंबर लिखना हो, जैसे 7 है तो 7 किस किस नंबर से बन गया, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पर क्या है कि 8 को आपने यूज़ नहीं किया, उसके बाद 4 क्रॉस 1 4, 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 1, तो यहाँ तीनों को ऐड कर दिया तो नंबर क्या बन गया आपके पास 7, तो ये रहता है इसका कोड। Which is composed of small group of bits is known as bits। बिट से क्या बनता है, बाइट। अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं है, एक बिट ए बाइनरी डिजिट 0 और 1 हो गया तो वो बिट हो गया, उसको अगर 4 बिट्स हैं तो उसे हम निबल कहते हैं, और उसी में अगर 8 बिट्स हैं तो हम उसे बाइट कहते हैं, और बाकी इसके आगे जो ऑप्शंस रहते हैं वो किलो बाइट्स रहता है, मेगा बाइट्स क्या रहता है, गीगा बाइट्स क्या होता है, टेरा बाइट्स कितना है, सबकी वैल्यू 1024 ही है, बस वो उसके प्रीसीडिंग वाले क्या है कि 1 टेराबाइट 1024 GB हो गया, 1 गीगाबाइट 1024 MB हो गया, 1 मेगाबाइट 1024 KB हो गया। अब आपको पता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो आपको बाइट से अगर बिट्स में कन्वर्ट करना है तो आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें कन्वर्जन करना है नॉर्मली। अब इसमें है कि बाइनरी कोड का बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10। अब बाइनरी कोड इसमें आपको बनाना चाहिए कि बाइनरी कोड बनते कैसे हैं। तो बाइनरी कोड के लिए जब भी कोई नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पर 10 दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर 10 को क्या है, आप पहले 10 लिख लो, उसके बाद पूरा एक लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद इसे डिवाइड कर लो 2 से। हमने 2 से फर्स्ट टाइम लिखा है 2 5 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है क्या, अगर डिवाइड करते हैं कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो 0। उसके बाद फिर से 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर बचता है 1, यस। उसके बाद फिर हमने 2 से को फिर से डिवाइड, 2 1 जा 2, ये 0। तो अब इसमें क्या है, जब नंबर आगे करके तो अब इसको फिर आप अगर फिर से डिवाइड करोगे इसको तो क्या है, अब यहाँ पर इस जो नंबर को है आप उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, 1 मतलब नीचे से ऊपर की तरफ राइटिंग कर, तो 1 0 1 0,
तो ये ऑप्शन किसमें, डी में। यहाँ बताया हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको। और ये डेसिमल नंबर ही कन्वर्ट करना है, पर इस बार 92 का करना है, तो आप 92 का करते हैं। तो इसको क्या करना है, 92 लिख लेना है। पहले हमें पता होना चाहिए कि कहाँ तक डिवीज़न करना है। 2 से करना है, 246 से हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 2 को कर दिया तो 40, ये हो गया 23, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यहाँ 2, अब उसके बाद फिर से 11 से हो जाएगा 22, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर ये 2 है, 5 से हो जाएगा 10, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 2 2 जा 4, और फिर रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और यहाँ 2 है, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब तो इसमें क्या है, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में कि लास्ट में डबल जीरो है, मतलब पीछे से डबल जीरो चेक करना है, तो यहाँ पर डबल जीरो यहाँ पर आ रहा है और किसी ऑप्शंस में है नहीं, तो बाकी को हम ऑप्शंस को हटा सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन बी आ गया। पर अगर नहीं है तो आप पूरा चेक करके, तो यहाँ से नीचे से कर लिया तो 1 0 1 1 1 0 एंड 0 यहाँ तक आ गया, नीचे से अपने काउंटिंग करिए तो ऑप्शन बी। और ऑप्शन व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 35, और 35 का है, तो यहाँ पर सिमिलर करना है कि 35 लो नंबर, और उसके बाद उसको डिवाइड करना जाओ 2 से, और बाकी चेक करते रहो कि रिमाइंडर कितना बचता है। 2 18 जा 36 होता है, पर छोटा ये 7 जा 34, 1 रिमाइंडर। 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर। 2 4 जा 8, 0 रिमाइंडर। 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर। और 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 0 0 1 1। अब यहाँ आप देख लेते हैं कि कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, तो ये ऑप्शन हो गया 1 0 0 1 1। और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 73 पूछा, तो इसमें भी सिमिलर ही करना है जो पहले हमने किए थे बाकी में। 73 लिया, उसके बाद डिवीज़न करने लगे, 2 36 72 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। उसके बाद 2 18 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 0। 2 9 जा 18, तो ये कितना बचेगा, 0। 2 4 जा 8, तो ये 1 बच जाएगा। 2 2 जा 4, 0 बच जाएगा। और उसके बाद 2 से 1 जा 2, और ये 0 बच जाएगा। तो अब हम नीचे को नंबर से फिर से लिखते हैं, 1 0 0 1 0 0 1। तो ये ऑप्शन किस में है, डी ऑप्शन में, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो आपके सबके डिवाइसेस के एक यूनिक रहते हैं। तो अब इसका कितने बिट्स का होता है ये, तो ये होता है 48 बिट्स का। इन सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR, OMR क्या होता है, ये आपने शीट्स यूज़ की होंगी, जैसे कोई ऑफलाइन पेपर्स जैसे होते हैं, जैसे UPSC हो गया, BPSC हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या बाकी और भी कोई रहते हैं जो ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, तो उसमें पहले शीट्स आती है ना, जिसमें अलग डॉट गोले अपने भरने होते हैं, तो वो रीड करते हैं, तो वो क्या होता है, तो ये है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, बी। अब पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शॉर्टकट कीज़ के बारे में, तो जैसे आपको शॉर्टकट कीज़ है, जैसे इन MS Excel विच व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू सेलेक्ट द एंटायर रो, एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या है, तो ये आपको शॉर्टकट कीज़ बताना चाहिए। तो ये शिफ्ट स्पेस है, तो इससे सारे रो हो जाते हैं। आप जैसे हैं बाकी जो है और भी कीज़ आपको ध्यान है, जैसे क्लोज करना है आपने वर्कबुक को तो कंट्रोल W, अगर ओपन करना है कंट्रोल O, होम टैब पे जाना है तो Alt H, सेव करना है तो ये तो सबको याद ही रहता है कंट्रोल S, और फिल एक कलर करना है तो Alt H, और ये फिर कट करने के लिए कंट्रोल X, ऐसे ही पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V होता है, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C होता है, और न्यू टैब इंसर्ट करने के लिए Alt N है, पेज लेआउट के लिए Alt P है, और इसे प्रिंट के लिए होता है तो कंट्रोल प्लस P होता है, कंट्रोल P प्रिंट। तो बाकी डिलीट करने कॉलम्स बाकी जितनी हैं वो सारे
या एक बार देख लें, मतलब हो जाता है काम से। इन जीमेल द जीमेल एड्रेस ऑफ ए रेसिपेंट कैन बी इंटर्ड इन, किसमें आप, जैसे आपको कोई मेल भेजना हो तो आप किस में भेजते हैं, यहाँ पर जैसे इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। फ्रॉम हो गया कि कौन भेज रहा है, वो तो मेरी पर्सनल आईडी होगी जो मैं भेज रहा हूँ। मैसेज तो कंटेंट हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया। टू हो गया कि जिसको भेज रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये टू हो गया, तो ऑप्शन डी। The output is high only if one of the input is high. The above statement represents. अब यहाँ पर इसमें हमें गेट्स पता होने चाहिए, तो आउटपुट हाई ओनली इफ वन इनपुट हाई, ओनली इफ मतलब दोनों इनपुट नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक। तो हमें बाकी गेट्स, जैसे यहाँ पर जो जो गेट्स दिए हैं, पहले हम और गेट देख लेते हैं। और गेट, तो यहाँ पर हमने एक इनपुट ए, एक इनपुट बी, और यहाँ पर जो कोई आउटपुट आता है, मान लो कि यू वाली है, तो फर्स्ट हमने जीरो इनपुट किया, तो ये जीरो होगा। और गेट में कोई भी एक ऑन रहेगा तो वो ऑन आएगा, वरना जीरो का मतलब ऑफ रख लो और वन का मतलब ऑन रख लो। तो यहाँ पर इसके बाद सेकंड हमने किया जीरो वन, ये भी वन आया। उसके बाद वन जीरो एक ऑन है तो ये, और दोनों अगर ऑन रहेंगे तब ये वन आएगा। और के बाद फिर अगर हम दूसरा एंड गेट देख लेते हैं, एंड में क्या होगा, दोनों ऑन रहेंगे तभी आएगा, या दोनों ऑफ हैं दोनों ऑन है तभी। अगर कोई भी एक अलग रहेगा तो नहीं आएगा वो। तो जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, नहीं कोई भी दोनों नहीं है ना, वन जीरो जीरो, वन वन, दोनों इनपुट ऑन है तो ये भी ऑन है। अब उसके बाद एक नैंड गेट है, वो क्या है कि जो यहाँ पर जो जीरो वन थे उसके अपोजिट आते हैं। तो यहाँ पर जीरो जीरो केस है, एक जीरो वन केस है, और एक वन जीरो है और वन वन केस है। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो होता है तो यहाँ पर वन हो जाएगा। ये जीरो वन जीरो था तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, यहाँ पर वन था उनका तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। अब जो लास्ट केस हमारा डी वाला केस है वो है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट में क्या रहता है, यहाँ पर इनपुट है जीरो, दूसरा इनपुट है जीरो तो ये जीरो रहेगा, दूसरा इनपुट है जीरो फिर वन तो ये वन हो जाएगा, वन जीरो ये भी वन हो जाएगा। अगर दोनों वन वन है तो ये जीरो हो जाएंगे, अगर सेम रहेंगे तो वो बंद हो जाएगा, अगर दोनों अपोजिट रहेंगे तो ये ऑन कंडीशन हो जाएगा वन। तो अब हमें क्या बोला है इन्होंने कि ओनली इफ वन ऑफ द इनपुट इज हाई। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर भी वन इनपुट हाई है तो ये हाई है, पर यहाँ पर जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तब भी ये वन आता है। तो वो ओनली वन इनपुट है, तो इस वाले केसेस में बन रहे हैं कि दोनों में से कोई एक इनपुट हाई है तो हमें हाई आउटपुट मिल रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन डी, एक्सॉर गेट। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पर टू होगा, टू क्या है, जैसे आपने देखा xyz@yahoo.com। तो ये क्या होता है, आपका यूज़र नेम होता है, ये सेपरेटर है, और यहाँ ये डोमेन एड्रेस होता है जिस डोमेन पे आपने ईमेल आईडी बनाई है। जैसे यहाँ पर याहू है, रेडिफ है, जीमेल है। When a peripheral device needs immediate attention from the operating system, it generates क्या करता है, बी interrupt. Which of the following is used to cut any text or field in MS Excel? कट करने के लिए, कट क्या कमांड क्या रहता है, कट का कंट्रोल एक्स, कंट्रोल चाहिए तो कॉपी का कमांड है, कंट्रोल है सिलेक्ट ऑल होता है, सेलेक्ट ऑल, और ये रहता है कॉपी का कमांड। कंट्रोल प्लस भी हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलर एंटीवायरस। एंटीवायरस कौन सा है इसमें से, वॉर्म्स तो नहीं है, ये तो वायरस में वायरस ही लिखा हुआ है तो वायरस है ही नहीं, इनक्रिप्टेड वायरस। बिट डिफेंडर ये एंटीवायरस है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इनटू द करंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कोई नया स्लाइड एंटर करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल एन जो कमांड होता है उससे तो हम न्यू प्रेजेंटेशन ही बना देते हैं।
अब ये कंट्रोल F है, वो सर्च के लिए यूज़ करते हैं, फाइंड ऑप्शन रहता है। और ये कंट्रोल N, इससे न्यू स्लाइड बनता है। और ये होता है ओपन स्लाइड। ओपन स्लाइड, यहाँ से क्या हो गया, प्रेजेंटेशन नया बन गया। यहाँ से क्या हो, फाइंड करने के लिए, और यहाँ पर न्यू स्लाइड एंटर करने के लिए, और यहाँ पर बाकी और शॉर्टकट कीज भी लिखनी है। The operations executed on data stored in registers are known as, कौन सा ऑपरेशंस कहते हैं, से माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस हो गया। बिट ऑपरेशन हो गया, जो हम उस पर लगाते हैं, जैसे जो गेट्स हैं, एंड और एक्सॉर, नॉट, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और मैक्रो हो गया, जो 2 लेवल ऑपरेशंस वाले आ गए, असेंबली ऑपरेशन। Dash is a memory management scheme that permits the physical address space of a process to be non-contiguous. ये कौन सा है, पेजिंग। सर्च इंजन्स आर यूज टू सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए यूज करते हैं। वीडियोज भी सर्च होती हैं, इमेजेस भी सर्च होती हैं। तो ये ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अब उसके बाद आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, ये तो सबने ईमेल एड्रेस बनाई हुई है। तो यहाँ पर वेबसाइट, ये तो वेबसाइट का नेम लग रहा है, पर उसमें वेबसाइट नेम में डबल डॉट नहीं होता, तो ये तो वैसे गलत है। @website.com, ये तो पॉसिबल है। यहाँ पर ऐसे xyz@gmail.com, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये आपका कोई वेब एड्रेस का नाम ही है, डब्ल्यू डॉट, ये तो है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इज यूज टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स इन ए स्लाइड। स्लाइड में किस में करते हैं, तो यहाँ पर हो गया डिज़ाइन में नहीं, व्यू में नहीं, यहाँ पर इंसर्ट होता है, तो वहाँ पर टेक्स्ट बार आता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। अब उसका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGML, क्या हो सकता है इसका, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी। ML तो हमें पता है कि मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ तक। Which of the following is an attack in which the user receives the unwanted amount of emails? तो बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ गए, तो क्या होगा, जैसे बॉम्बिंग होती है, तो वैसे अगर ईमेल की बॉम्ब, मतलब ईमेल लगातार कोई भेज रहा, तो ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं, तो ईमेल बॉम्बिंग हो जाएगा। आप जैसे ये वाला यहाँ पर स्कैमर, आपको समझो जैसे आपने बैंक का फ्रॉड सुने होंगे कि मतलब कोई फेक वेबसाइट बना देते हैं जो सिमिलर दिखता है जैसे रियल उसके, तो इसे हम कहते हैं स्पूफिंग। ये आपको लगेगा कि जो आप ओरिजिनल वेबसाइट विजिट कर रहे हो, पर वो ओरिजिनल नहीं रहता, आप उसमें अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे तो वो कॉपी कर लेगा। और एक होता है, ये डॉस अटैक टाइप का है, इसमें स्मर्फिंग कहते हैं। इसने दिया, उसके बाद इन्होंने बाकी में नहीं जनरेट, इनको एक बार दिया रिक्वेस्ट, उसने बहुत, बाकी ने सेम वेबसाइट पे बहुत बार वो किया, तो डॉस अटैक हो गया, तो इसी कारण ये वेबसाइट क्रैश हो गई, तो इसमें स्मर्फिंग हो गया। Which of the following is or are the common services provided by an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन हम कर ही सकते हैं, कि जो बाकी फाइल्स को इधर उधर एरर डिटेक्शन भी करता ही है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। और उसके बाकी जो ऑप्शंस हैं, अदर सर्विसेज, जो यूज़र इंटरफेस होता है आप दोनों के बीच में, भी आपके और कंप्यूटर के बीच में, हो गया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करता है, कम्युनिकेशन करता है, रिसोर्स एलोकेशन, एरर डिटेक्शन, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सारे ऑप्शंस करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ए मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड। अब लाइन ब्रेक के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो शिफ्ट एंटर कमांड हो गया। अब जैसे आल्ट एंटर है, तो ये आपको
सबसे पहले कंट्रोल एंटर, तो वो क्या मल्टी लाइन एडिट के लिए होता है। इसके बाद आल्ट एंटर है, ये आपका स्पेलिंग चेक के लिए हो जाता है। उसके बाद स्पेस एंटर है, ये कोई शॉर्टकट की ही नहीं है यहाँ पर रिटन फॉर्म में। और डैश इज ए इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, पेरिफेरल्स और नेटवर्क नोड्स इन सीरीज वन आफ्टर अनदर। तो यहाँ पर जैसे ये डेजी चेन है, डेजी चेन में क्या है, डेजी चेन होता है स्टार्ट किया एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन, ठीक। स्टार में क्या हो गया, मिडल में कनेक्शन है, उसके सारे कनेक्शन इससे जुड़े हुए हैं मिडल वाले से। उसके बाद बस वाला है, इसमें एक मेन इंटरलिंक जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर बाकी अलग अलग जो भी है उससे जुड़े हुए हैं मेन वाले उससे। ये हो गया बस। और इसके बाद रिंग हो गया, रिंग में क्या होता है, दो अलग अलग है, एक नहीं है, दो से कनेक्टेड है, बाकी अलग अलग दो से। इसमें और भी हो सकते हैं रिंग में जितने, मतलब ये है कि जो मिडल वाला है वो दो से कनेक्ट है, फर्स्ट ये है सेकंड, इसके लिए फर्स्ट ये है सेकंड ये है, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, फर्स्ट ये सेकंड दो। तो ये कौन सा होगा इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं है, सीरीज ऑफ नोड्स हैं, तो ये है डेजी चेन। यहाँ पर उसी को शो किया हुआ है, बस वाले को, स्टार वाले को, रिंग वाला, मैश है, इसमें बाकी के कनेक्टिविटी सब कर दिए। और उसके बाद 3 पॉइंट टू पॉइंट। तो ये व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा ना कि कभी कभी आपने वो देखा होगा, जैसे MS वर्ड है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे हाइपरलिंक कर दूंगा तो क्या होगा, इस पर आप जब भी क्लिक करोगे तो ये किसी वेबसाइट पर ले जाएगा। तो आपने कभी देखा होगा PDFs में कि नहीं है, कुछ कोई टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा ओपन, तो ओपन पे आप क्लिक करते हो तो वो आपको किसी पे ले जाता है, वेबसाइट किस पे, तो वहाँ पर लिंक रहता है, हाइपर लिंक रहते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या है, कंट्रोल की कमांड होता है, जिससे हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। ये कंट्रोल Z तो अनडू के लिए होता है, कोई भी अनडू करना है। कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस हो गया, फाइंड और रिप्लेस करने के लिए करते हैं। और ये तो अलाइनिंग के लिए है ये। और डैश इज द यूज ऑफ 2 और मोर CPU प्रोसेसर्स विद इन अ सिंगल कंप्यूटर। तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी एग्जीक्यूशन। तो क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसर्स रहते हैं ना, प्रोसेसर, तो मल्टी प्रोसेसिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेट प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेट। क्या हो सकता है, ज़्यादातर जो जितने भी रहेंगे सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योर तो रहेगा ही फर्स्ट वर्ड, सिक्योर। अब ये है E और T, इनहेंस ट्रांजेक्शन, स्टेरिस ट्रांजेक्शन, इथरनेट ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होगा। तो ये याद करें, जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिखते हैं, जितने भी सेट हो गया, CPU, बाकी जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, उसकी एक लिस्ट बना के रख लो कि भाई एग्जाम में लास्ट में बहुत काम आते हैं। और व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट। पहले सबस्क्रिप्ट होता क्या है, जैसे आपने यहाँ पर जो है ना ट्वाइस H2 है, तो ये O2 है ना, ये सब इसी सबको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो नीचे लिखे होते हैं। अगर इसी में मैंने लिखा होता है जैसे x का होल स्क्वायर, तो इसे कहते हैं, इसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, जो ऊपर लिखते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक साथ दबाओ, तो फिर बाद में आप इसे MS वर्ड में जाके करके देख सकते हैं। व्हाट वाज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। ऑपरेटिंग स्पीड क्या है उसकी, नैनो सेकेंड्स। अब ये क्वेश्चन राइज हो जाता है कि ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट जनरेशन है, उसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है। उसके बाद सेकंड जनरेशन क्या है, ट्रांजिस्टर बेस्ड है। थर्ड क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। फोर्थ क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। और फिफ्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। ये बहुत मतलब आपको पता होना चाहिए कि नहीं है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में किस किस टाइप का हार्डवेयर यूज होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नहीं फर्स्ट जनरेशन में बताओ कि कौन सा वो रहता है, तो वहाँ पर सीधा लिखा होगा वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको वैक्यूम ट्यूब को मार्क करना है। ऐसे बाकी क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो ये सारे याद करने चाहिए। जितने 5 जनरेशन हैं उसका वो पता होना चाहिए कि जनरेशन का मीन क्या है। और ये रिवर्स भी पूछ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब किस वाले जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता था।
द डैश इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में किसको करते हैं? तो लिंकर तो नहीं है, टेक्स्ट एडिटर भी नहीं है, लोडर भी नहीं है, असेंबलर है। असेंबली करते हैं तो असेंबलर है। तो जैसे यहाँ पर है असेंबली लैंग्वेज है ना, तो हाई लेवल लैंग्वेज दिया तो उसको कंपाइल करके उसे असेंबली लैंग्वेज बनाया, तो उसको बाद असेंबलर ने से मशीन कोड में किया, तो असेंबलर हो गया। 1 गीगाबाइट जो हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि नहीं, बाकी गीगाबाइट्स कितना, गीगाबाइट, टेराबाइट्स, MB, GB ये हमने डिस्कस किया था, तो वही पूछा हुआ है कि इन्होंने सिमिलर क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है। तो इतना तो पता है कि हमें 1024 ही होगा, कुछ भी 139 नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 1024 में क्या होता है? तो हमें सबसे पता है कि सबसे पहले छोटा यूनिट में बिट आ गया, बिट के बाद हमें क्या आता है? निबल आता है, उसमें 4 बिट्स होते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है? बाइट आता है, फिर क्या आता है? किलो बाइट आता है, फिर क्या होता है? मेगा बाइट आता है, फिर क्या आता है? GB आता है। अब GB है तो GB को आप देखो कि किसके उसमें, तो ये है, तो उसके जस्ट प्रीसीडिंग क्या है? मेगा बाइट्स है, तो 1024 MB। अब 1 MB 1024 KB, इसका क्या होगा? ऑप्शन C। और वैसे ही इन्होंने वो बनाया हुआ है, क्या यहाँ डायग्राम में शो भी किया हुआ है, देखो पेटाबाइट, यूटाबाइट, जेटाबाइट, सारे बाइट्स के अलग अलग हैं, तो उसको PDF में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक यूनिट ऑफ IAS कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर किस पार्ट से बना होता है? कंपोनेंट्स कहते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है, CPU होता है, मेमोरी यूनिट होता है, तो ये ऑल ऑफ द ऑप्शन है। यहाँ पर उसको सिंगल शो भी किया हुआ है, मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट हो गया, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, ओवरऑल CPU, तो ये सारा कुछ रहता है, ऑल ऑफ द ऑप्शन। व्हाट इज द फीचर ऑफ ऑटो सम इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में जो ऑटो सम का फीचर क्या काम करता है? ऑटो सम जो वर्ड ही लगता है, वर्ड से लेके ऑटो मतलब खुद से, सम मतलब जोड़ना, तो अप्लाइज ए कलर टू सेलेक्टेड टेक्स्ट नहीं, ऑटोमेटिक एड ए रेंज ऑफ सेल्स हो सकता है, और एक्सटेंड ए सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ डाटा नहीं, अप्लाइज ए बॉर्डर, बॉर्डर के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे अब तो हमें देख सकते हैं कि ये मिलता कहाँ है, जैसे यहाँ पर है, तो जैसे ये भी कोई आपने नंबर किया हुआ है कि सारे, तो यहाँ पर अगर आपने ऑटो सम यहाँ पर लगाया है, तो आपने उसे कर लिया कि ये करना क्या है, यहाँ पर ऑटो सम फंक्शन है, तो इस पर आपने कर लिया फॉर्मूला में जाके ऑटो सम, और तो फिर यहाँ पर जो है ना उसका समीशन बता देगा पूरे पूरे रो में जो पिछले जितने नंबर्स हैं सबको जोड़ के कितना बन जाता है। Dash refers to the ability of an operating system to manage multiple requests by the same user without having to have multiple copies of the program. इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। What is the full form of EBCDIC? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है ये, तो ऑप्शन किस में है ये? ऑप्शन C। Which of the following cells have bold boundary in MS Excel? जो एक्टिव सेल होते हैं उसके मेमोरी वो साइड बोल्ड होते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पर ये एक्टिव है, तो इसके आपको बॉर्डर्स इसके वो दिख रहे हैं कि मतलब बोल्ड से दिख रहे हैं, ये एक्टिव नहीं है नीचे वाला सेल, तो उसमें कोई बोल्ड बॉर्डर नहीं है। अब इसमें बाकी जो है मिक्स्ड सेल है, मिक्स सेल रेफरेंस किया हुआ ना इन्होंने, जैसे अलग अलग सेल्स को रेफरेंस किया हुआ है। एब्सोल्यूट है मतलब जिस सेल पे आप कर रहे हैं, मतलब यहाँ डॉलर साइन में मतलब एक फिक्स सेल हो गया, और ये वाला हो गया रिलेटिव, G2 to H2 मतलब G2 से लेके H2 तक, तो यहाँ से लेके ये G वाला हो गया, ये H वाला हो गया, G2 वाला पार्ट से लेके H2 तक का। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरनेट? इंटरनेट से कौन सा टर्म नहीं है? ब्राउज़र जिससे आप सर्व कर रहे हो, ये भी होता है।
सर्च इंजन ये भी होता है, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। लिंक, वेबसाइट कोई लिंक है ये भी है। पर ये तो नॉट रिलेटेड पूछा ना, तो इन्हें बाद में मतलब ये सब होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, ये इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी माउस, ये क्या हो, ये हार्डवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन सा है? लाइन प्रिंटर्स हैं यहाँ पर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? जैसे यहाँ प्रिंट, माउस भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, स्कैनर भी हार्डवेयर है। ये है इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, इस पर हम टच नहीं कर सकते। What is the full form of TII in assembler? Table of incomplete instructions. B option. What is the full form of HIPPO? Hierarchical input process output. Option B. What is the use of ping command? Ping command का use क्या है? To test an device on the network is visible. ये चेक करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते तो 119 के CET 2 के। और आपको आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी अपने सजेशंस कमेंट में डाल दें कि और किस टाइप की वीडियोस आपको आगे इन फ्यूचर चाहिए। थैंक यू।